गुड आफ्टरनून क्लास। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पोषक तत्व, और पोषक तत्व को ही हम लोग आगे लेकर चलेंगे। तो लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले हम लोग उसको समराइज करेंगे, देन उसके बाद हमारे सेशन को यहां से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं पोषक तत्व, अगर आप लोग देखोगे पोषक तत्व में लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था प्रोटीन। अगर बात करें प्रोटीन की, तो मैंने आप लोगों को कहा कि प्रोटीन की सबसे छोटी जो इकाई है उसे हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल का फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है तो NH2COOH, और इसमें मैंने आपको कहा था कि चार चार एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और साथ में ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं कि भाई प्रोटीन हम लोग ऐसा क्या चीज खाएं जिसमें आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो प्रोटीन के सोर्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो प्रोटीन के सोर्स में मैंने आपको बोला कि अगर हम शाकाहारी हैं तो शाकाहारी में आप लोग देखोगे सबसे बढ़िया जो सोर्स होगा प्रोटीन का वो होगा सोयाबीन। उसके बाद आप लोग यहां पर देखोगे अगर हम शाकाहारी मांसाहारी दोनों को अगर मिला दें, तो मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो मीट होगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। उसके बाद अंडा, उसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन के बाद सारी हमारी दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं। पल्सेस के बाद में आप लोग देखोगे मशरूम भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ एक अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है, ये आप लोग बताने की कोशिश करना कमेंट में। उसके बाद दूसरी चीज अगर मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास करूं, तो हमने प्रोटीन का काम देखा, और सबसे पहला काम यह देखा कि सर ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है। मतलब सर हमारे शरीर का डेवलपमेंट और ग्रोथ में मदद करता है, और बच्चों का जो शरीर की वृद्धि और विकास है उसकी आवश्यकता उन्हें ज्यादा होती है। इसीलिए हमने ये भी देखा था कि जब बच्चों को जो है कि भाई प्रोटीन की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि शरीर की वृद्धि विकास बच्चों को ज्यादा जरूरत है, तो प्रोटीन जो है उनकी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से करता है। फिर हम यहां से आगे बढ़े, हमने प्रोटीन का एक और काम देखा। बिल्कुल आप लोगों ने सभी ने जो है भैया जो आप लोग देखोगे करेक्ट आंसर दिया कि भाई 7 ग्राम जो है, 7 ग्राम आप सभी लोगों ने कहा 7 ग्राम प्रोटीन होता है सर अंडे में। 4 ग्राम व्हाइट वाले पोर्शन में होता है, 3 ग्राम येलो वाले पोर्शन में होता है। इसको डिवाइड कर कर भी कुछ लोगों ने यहां पर कहा, तो बहुत ही बढ़िया, आप लोगों के सभी लोगों के आंसर एकदम करेक्ट है। वहीं प्रोटीन का अगला जो फंक्शन देखा हमने कि सर ये सेल मेम्ब्रेन में भी मदद करता है बनाने में, हमारे घावों को भरने में, त्वचा की मरम्मत और आप लोग देखो उसके निर्माण में भी प्रोटीन की भूमिका है। कुछ स्पेशल प्रोटीन हम लोगों ने देखे थे कल की क्लास में, और वो स्पेशल प्रोटीन ऐसे थे जो हमारे शरीर के विशेष भाग पर इनका कंट्रोल होता है। जैसे मैंने आपको कोलेजन बताया था, और अगर मैं आप लोगों से पूछने का प्रयास करूं कि जो कोलेजन प्रोटीन है वो स्किन का फॉर्मेशन और रिपेयर करता है, त्वचा की मरम्मत और निर्माण में मदद करता है, एक ऐसा प्रोटीन जो हमारी स्किन पर कंट्रोल रखे हुए। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि भाई बताओ ये कौन से विटामिन से बनता है, ऐसा कौन सा विटामिन हम लोग खाएं जिससे हमारी बॉडी में कोलेजन जो है प्रोटीन बने। उसके बाद हमने केराटिन देखा जो कि हमारी डेड सेल मृत कोशिकाओं से संबंधित है, जैसे हमारे बालों से, नाखून से, पशुओं के आप लोग देखोगे सिंग हो गए, खुर हो गए, ये केराटिन से संबंधित हमने देखा। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमें हीमोग्लोबिन देखा कि एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है। फाइब्रिनोजन ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हमने यहां पर जो है आप लोग देखोगे कि भाई ग्लोबुलिन प्रोटीन देखा जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। बहुत बढ़िया विनीत, और जो है यहां पर देखोगे अनुराग, आप सभी लोगों ने बढ़िया से करेक्ट आंसर दिया है कि सर जो कोलेजन है ना उसका निर्माण विटामिन सी करता है। तो विटामिन सी जो है वो कोलेजन के फॉर्मेशन में बड़ी मदद करता है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं ना, तो आप सारी बात एकदम ध्यान से सुनना। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड, जिसका फॉर्मूला NH2COOH होता है। ये टोटल कितने होते हैं, तो यहां से अब हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग देखोगे टोटल जो अमीनो एसिड होते हैं ना उनका नंबर होता है हमारे शरीर में 20। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे टोटल अमीनो एसिड अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल अमीनो एसिड का नंबर कितना होता है, 20। और ये जो 20 है ना इनको भी दो कैटेगरी में बांटा है। एक आप लोग देखोगे इसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा आप लोग देखोगे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। हिंदी में हम लोग बोलते हैं तात्विक अमीनो अम्ल, और आप लोग देखो अतात्विक अमीनो अम्ल, एक और नाम से इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं। इसको अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि भाई इसको हम बोलते हैं आवश्यक, इसको हम आवश्यक भी बोलते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो आवश्यक आप लोग देखो अमीनो अम्ल, और दूसरा अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो दूसरा होगा अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक आप लोग देखोगे अमीनो अम्ल।
तो हमने दोनों चीजें यहां पर देखी कि भाई आवश्यक और अनावश्यक। एग्जाम में आपसे जो है रेलवेज का नंबर भी पूछता है, और नंबर आपसे ये पूछता है, आप लोग सारे इस बात को ध्यान रखना, कई बार रेलवे ने ये क्वेश्चन पूछा है हमसे कि भाई अमीनो एसिड टोटल कितने होता है। बेसिक आंसर है सभी दे देंगे कि भाई अमीनो एसिड 20 होते हैं, लेकिन हमें यहां पर ये याद रखना है इन 20 को भी दो कैटेगरी में बांटा है। अगर आप देखोगे कि सर इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें ना, तो इनका नंबर होता है 9। इनका नंबर कितना होता है? 9। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे नॉन इसेंशियल का नंबर अगर आपसे पूछा जाए ना, तो नॉन इसेंशियल का नंबर होगा 11। अब यहां पर आप एक और बात देखना कि भाई यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि 9 की अगर हम लोग बात करें, इसेंशियल अमीनो अम्ल की 9 की अगर हम लोग बात करें, तो ये हमें प्रदान होता है किससे? ये आप लोग याद रखना, ये हमें प्रदान होता है भोजन से, फूड से। जो भी हम खाते हैं अलग अलग प्रकार से चीजें, उन फूड में आप लोग देखोगे कि हमें ये 9 अमीनो एसिड देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर आप लोग देखोगे कि जो ये 11 अमीनो एसिड है ना, ये आप लोग देखो शरीर में स्वयं बनते हैं। शरीर में अगर आप लोग देखोगे, शरीर में स्वयं स्वयं बनते हैं, शरीर में स्वयं बनते हैं। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि ये भोजन के द्वारा हमें मिलेंगे और ये हमारे शरीर में स्वयं बनेंगे। सेल्फ आप लोग देखो ये बनते हुए आपको दिखाई देंगे। अब एक और बात आप लोग यहां पर समझना, अगर मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास करूं ना, तो आप सिंपल सी एक बात समझना कि यहां पर मैंने आपको बोला 9 अमीनो अम्ल हैं। अब ये जो अमीनो अम्ल होते हैं टोटल कितने होते हैं? 20। इन्हीं अमीनो अम्ल को मिलाकर हम बनते क्या बनाते हैं हम लोग? प्रोटीन। कि भाई जैसे मान लो एक अमीनो अम्ल मिला, दूसरा अमीनो अम्ल मिला, तीसरा अमीनो अम्ल मिला, ऐसे अमीनो अम्ल बहुत सारे मिले। और जब अमीनो अम्ल बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। यह हम सभी लोग इस बात को जानते हैं। अब यहां पर आप लोग एक बात और समझना, इनके बीच जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो याद रखना, इसके बीच जो बंद होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड जो है सर बॉन्ड होता है इसके अंदर। तो ये आप लोग याद रखना, केमिस्ट्री का थोड़ा सा यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो बंद बने होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इनको हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं? इनको हम हिंदी में भी पॉलीपेप्टाइड जो है वो बॉन्ड हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बंद, इसे हम लोग कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखना। और कई बार जो है ना प्रोटीन का निकनेम भी अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन का निकनेम क्या होता है, तो प्रोटीन का निकनेम आप लोग यहां पर याद रखना, प्रोटीन का निकनेम जो है वो है पॉलीपेप्टाइड। तो इसी को हम प्रोटीन भी कह देते हैं, क्योंकि इन्हीं बंधों से मिलकर जो है पूरा की पूरा हमारा जो है वो क्या जो है बनकर तैयार होता है? तो आंसर होगा प्रोटीन बनकर तैयार होता है। तो ये आप लोग याद रखना। अब देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितने अमीनो एसिड है, तो आप यहां पर एक बात याद रखना, ये जो 9 अमीनो एसिड है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 हो सकता है पूछे जा सकते हैं। रेलवे ने अभी तक तो नहीं पूछे, लेकिन आगे पूछ सकता है। ये 9 अमीनो एसिड जो है ना, इनके नाम आपके सामने ये रहे और इनके सोर्सेज भी हैं। जैसे हिस्टाडीन आपके सामने, वैलिन आपके सामने, ट्रिप्टोफेन आपके सामने, यहां पर आप लोग देखोगे थ्रियोनीन आपके सामने, उसके बाद में आप लोग देखोगे फेनालालानीन आपके पास में, मिथोनीन आपके पास में, फिर आप लोग देखो लाइसिन आपके सामने। तो ये सारे ल्यूसीन आपके सामने, ये सारा की सारा चार्ट है। इसको मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आगे डिस्कस करूंगा। अब एक बात यहां पर आप लोग एक चीज देखो, ये सारे अमीनो एसिड जो है ना 9 के 9, इस पर हम लोग फिर से आएंगे और इनको देखेंगे कि इनका काम क्या है और ये कैसे जो है इनको हम किस चीज से हमें मिलते हैं। तो अभी सिर्फ मैंने आपको नाम बताया है। अब यहां पर आप लोग एक बात देखो, जो ये अगर आप लोग देखोगे कि सर अगर बात करें इसकी खोज की, सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोटीन जो है इसकी खोज किसने की है? आप लोग नाम याद रखना, जॉनेस मुल्डर वो पर्सन है जिनने, अगर आप लोग यहां पर देखोगे किसकी खोज की है? जिन्होंने प्रोटीन की खोज की है। दूसरा, प्रोटीन का नामकरण किसने किया है? तो प्रोटीन का नामकरण किया है जैकब बर्जेलिस। तो जैकब आप लोग देखोगे बर्जेलियस ने जो है इसका नामकरण किया है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक बात ये बताओ, ऐसे हमने विटामिन पढ़े थे, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई सारे के सारे विटामिन तो हम पढ़ चुके हैं, तो विटामिन की खोज और नामकरण एक ही व्यक्ति ने किया, उसका जरा मुझे कमेंट में आप नाम बताइए कि कौन होगा जिसने विटामिन की खोज भी की और उसका नामकरण भी किया। आप लोग जरा कमेंट में बताइए मुझे। अब यहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं, ये पूरा जो चार्ट है ना, ये पूरा चार्ट हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको केवल यहां पर क्या दिखा है? नाम लिखे हैं, ठीक है। पूरे इनके हिंदी नाम भी देखेंगे, इंग्लिश नाम भी देखेंगे, पूरा चार्ट इनका काम भी देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखो कि सर एक तो हो गया जोनेस मुल्डर, एक हो गया जैकब बर्जेलियस। दूसरी चीज मैंने आपसे विटामिन के बारे में पूछा कि विटामिन की खोज और नामकरण किसने किया, तो ये मुझे आप लोग बताओ। तो आप लोगों के यहां पर आंसर आना शुरू हो चुके हैं कि सर कैश्मीर फंक वो पर्सन है जिसने विटामिन की खोज भी की और विटामिन का नामकरण भी किया। बहुत बढ़िया वीरेंद्र, सोनू, दीपेश, आपने बढ़िया से यहां पर आंसर दिए कि कैश्मीर फंक जो है वो। और अगर ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे कि कैश्मीर फंक नहीं हुआ, तो फिर आपको वहां पर आंसर क्या लगाना पड़ेगा? वहां पर आपको आंसर लगाना पड़ेगा हॉपकिंस। बहुत ही शानदार, आप सभी ने यहां पर जो है करेक्ट आंसर दिया है।
अब यहां पर आप लोग देखो कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो यहां पर आप लोग देखो क्वाशियोरकर, क्वाशियो क्वाशियोरकर क्वाशियोरकर पहली बीमारी, और दूसरी बीमारी जो है उसका नाम होगा मैरस्मस। मैरस्मस। तो मैरस्मस और क्वाशियोरकर ये दोनों बीमारी जो है वो किसकी कमी से होती है, तो आप लोग याद रखना ये दोनों बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से, जब भी हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये दोनों बीमारी होती है, क्वाशियोरकर और आप लोग देखोगे जो भैया हमने यहां पर देखा कि क्वाशियोरकर और जो है क्या मैरस्मस। उमेश जी जो मछली के कॉड लीवर ऑयल है ना उसमें विटामिन डी होता है, ठीक है, तो आप याद रखना विटामिन डी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक बात समझना आप लोग, जो मैं आपको यहां पर एक चीज बताने की कोशिश करता हूं और ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चंस भी आता है, जैसे धर्मेंद्र, उमेश, जयवीर, रूबी, सुरेंद्र, ज्योति, अदनान, बंटी, आप सभी लोगों के लिए मैं एक चीज ये बता रहा हूं कि आप यहां पर एक बात ध्यान रखना, हमेशा आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स पता होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स मतलब क्या, अपनी हाइट के अनुसार आपका वेट, हाइट के अनुसार आपका जो वेट है उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसको देखा जाता है। तो ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है ये मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। देखो इसी में जो गड़बड़ होती है ना, तो आप लोग देखोगे कि जो है कि हमें कुपोषण जो है वो यहां पर देखने को मिलता है। देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें ना कि सर बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको यहां पर मैंने बताया, हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, ठीक है। देखो भाई अब यहां पर आप लोग देखना बॉडी मास इंडेक्स जो है वो क्या है। यहां पर आप लोग एक चीज देखना, बॉडी मास इंडेक्स की बात करें, ये एक फॉर्मूला होता है इसका, बीएमआई बराबर क्या होगा, बीएमआई बराबर आपका देखा जाएगा वेट, वेट हिंदी में हम लोग कहेंगे वजन। तो आपका यहां पर देखा जाएगा वजन। दूसरी चीज आपका यहां पर क्या देखा जाएगा, आपकी देखी जाएगी लंबाई, लेंथ, लेंथ मतलब आपकी लंबाई। लेकिन याद रखना ये लंबाई जो है ना इसका क्या देखा जाएगा, स्क्वायर, इसका देखा जाएगा स्क्वायर। आप खुद भी सभी लोग अपना बॉडी मास इंडेक्स निकालना, आप सभी लोग घर पे जो है कैलकुलेट करना, इसको आप निकालने की कोशिश करना। अगर मैं आपको कहूं कि सर आपका वजन आपको पता हो, आपकी लंबाई आपको पता है, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल कर आ जाएगा। वजन जब भी आप लोग इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो आप उसको हमेशा किस में रखना, केजी में, और लंबाई आप लोग जो रखोगे वो रखोगे आप मीटर में, किस में रखोगे, तो लंबाई का स्क्वायर रखना है, लेकिन लंबाई हमें जो रखनी है वो किस में रखनी है, मीटर में। अब मेरी बात आप लोग समझना, ये रेशो जो है ये रेशो हमें सब कुछ बता देगा कि हमें पोषण ठीक ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर हमें ठीक ठीक पोषण नहीं मिल रहा है तो ये आपको यहां पर पता लग जाएगा। हाँ ठीक है भाई रॉक। चलो अब आप लोग यहां पर एक चीज देखो, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं तो आप यहां पर एक बात समझना, जो बीएमआई है, बीएमआई एक नॉर्मल पर्सन का अगर हम लोग निकालें, नॉर्मल पर्सन का अगर हम निकालें तो एक सामान्य व्यक्ति का जो बीएमआई होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 18.5 से लगाकर 25। मतलब जब आप इस फॉर्मूले में मान रखो, एक तो आपका वजन रखो आप और आपकी लंबाई का स्क्वायर रखो, लंबाई किस में रखनी है, मीटर में, वजन किस में रखना है, केजी में। और जैसे ही आप ये दोनों रखोगे तो आपके पास जो रेशो निकल कर आना चाहिए, वो रेशो अगर आप लोग यहां पर देखोगे ना वो रेशो होना चाहिए 18.5 से 25 के बीच में, इतना होना चाहिए। अगर इससे कम है तो भी दिक्कत, इससे ज्यादा है तो भी दिक्कत। अब बात समझना, अगर कम है तो क्या कहेंगे हम लोग और ज्यादा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपका बीएमआई जो है वो आता है कितना, वो आता है, अगर मान लो कि आपका जो बीएमआई है, अगर आप यहां पर देखोगे कि आपका बीएमआई जो है वो आता है 25 से ज्यादा, 25 से ज्यादा ये वैल्यू होती है 25 से ज्यादा। और अगर 25 से ज्यादा होती है तो हम बोलेंगे कि व्यक्ति है ओवरवेट, ओवरवेट, और इसको अपना वजन जो है वो कम करना होगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन होगी अति भार की, तो ये अति भार की कंडीशन होगी। दूसरा, अगर मान लो आपका बीएमआई जो है वो बीएमआई 25 से और ज्यादा मतलब 30 से ज्यादा आता है, 30 से अगर ज्यादा आता है आपका बीएमआई तो आप लोग यहां पर एक बात याद रखना, 30 से ज्यादा वाली कंडीशन को हम लोग कहेंगे ओबेसिटी, ओबेसिटी, और ओबेसिटी का मतलब हम लोग कहेंगे मोटापा। तो यहां पर आप याद रखना इसको हम क्या बोलेंगे, मोटापा। अब एक बात यहां पर आप सारे ध्यान से सुनना,
अगर 18 से 25 के बीच में आता है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नॉर्मल हो, बढ़िया है आपका वेट, आपकी हाइट के हिसाब से सारी चीजें जो है वो ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि अगर आपका 18.5 से कम आता है, देखो 18 आता है, 17 आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो आप समझना कि भाई आपको पोषण की कमी है, आपको पोषण की आवश्यकता है। और ये जो आपके सामने दोनों जो बच्चों की फोटो लगी है, इनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18 से कम है, बहुत कम है, तभी इन दोनों को कुपोषण हुआ है। और कुपोषण कैसा हुआ है सर? एक को क्वाशियोरकर और एक को मैरस्मस। क्वाशियोरकर की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग देखो कि बच्चा जो है वो उसका पेट ग्रो कर रहा है, बाकी चीजें ग्रो नहीं कर रही, बाकी चीजें जो उसको पोषण ठीक से नहीं मिल रहा, हाथ पतले पतले, पैर पतले पतले, लेकिन पेट देखो उसका पेट निकला हुआ है। मैरस्मस में पूरी बॉडी ही डेवलप नहीं होगी, बच्चे की पूरी बॉडी जो है वो डेवलप नहीं होगी, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। चलो, तो यहां पर आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप अपना कैलकुलेट करिए, तो भैया मैं अपना कैलकुलेट करूंगा, तो आप ही बताओ कि आप में किस कैटेगरी में आना चाहिए, नॉर्मल में आना चाहिए, ओवर वेट में आना चाहिए, या फिर मुझे बताओ मोटापे में आना चाहिए। तो आप ही बता दो कि भाई यहां पर हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन आपको सबका अपना अपना पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में पोषण प्रॉपर है। अगर वेट ज्यादा है तो फिर उसको आप मेंटेन करिए, कम करिए, आप बॉडी मास इंडेक्स निकाल लीजिए कि भाई इतने तक हमें आना है, अगर 25 तक हमें आना है तो कितना वेट हमें जो है कि भैया जो जो है वेट पर हमें आना पड़ेगा। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो उसको सारी तरीके से, ठीक है। चलो भाई, अब आप लोग यहां पर देखो, ये हमने तो कुपोषण देख लिया। अब यहां से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर अब हम लोग चर्चा करते हैं किसके ऊपर? फैट पर। लेकिन आप यहां पर एक बात ये देखो कि सर यहां पर फैट जो है, वसा क्या है? वसा सबसे पहले एग्जांपल हमें बताइए कि क्या ऐसी चीजें जिसे हम लोग फैट कहें। तो मैं आपसे कहूंगा, आपने दूध में मलाई देखी होगी, वसा है। आपने शुद्ध घी खाया होगा, वसा है। आपने सारे ऑयल देखे होंगे, चाहे वो आप लोग देखो कि भाई सोयाबीन का ऑयल हो, चाहे वो मूंगफली का ऑयल हो, तो वो आप लोग देखो कोई भी ऑयल हो, वो सरसों का ऑयल हो, वो फैट है। तो हमने यहां पर एक चीज देखी कि फैट क्या होगा, तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, ठीक है। हाँ, चलो भाई, तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे, हाँ आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, आगे अपन पढ़ेंगे, कुपोषण पढ़ेंगे ना, तो वहां पर अपन लोग देखेंगे पूरा की पूरा। अगर आप यहां पर देखोगे, देखो एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर मछली और दूध एक साथ क्यों नहीं खा सकते? दोनों में हाई प्रोटीन है, और दोनों में जब हाई प्रोटीन है तो आप लोग देखोगे एक साथ उसको नहीं खा सकते, हाई न्यूट्रिएंट वाली चीजें एक साथ नहीं खा सकते, ठीक है। चलो, अब आप लोग यहां पर एक चीज देखो, अगर मैं आपको बोलूं फैट हमने देखा, अब फैट का काम क्या है? सबसे पहला तो फंक्शन ही आता है कि भाई वसा जो है उसका हमारे शरीर में कार्य क्या है। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊं, वसा का हमारे शरीर में कार्य यह है, व्रत के समय ऊर्जा प्रदान करना। व्रत के समय आप लोग सारे के सारे यहां पर ध्यान देना, व्रत के समय ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग। तो आप लोग यहां पर एक बात याद रखना, जब भी हम उपवास रखते हैं, जो उपवास वाली कंडीशन में होती है, उस कंडीशन में आप लोग देखोगे कि जब हम उपवास वाली कंडीशन में होते हैं, खाली पेट होते हैं, जैसे आप लोग देखो कुछ लोग नौ दुर्गा में जो आप लोग देखो उपवास इस तरीके से रखते हैं कि एक लौंग पर ही बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो उस समय हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो फ्यूल है, हमारी बॉडी का जो ईंधन है, वो क्या है? तो आप सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है सर, कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग खाएंगे तो हमें बढ़िया सा फ्यूल, बढ़िया सा हमें जो ईंधन मिलेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी। और मैंने आपको कहा है बॉडी की 60 to 70% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? नेचुरली जो हमें मीठा लगता है, फल हम खाते हैं मीठा लगता है, रोटी हम खाते हैं हल्की सी मीठी लगती है, आलू हम खाते हैं हल्का सा मीठा लगता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। अब आप लोग यहां पर एक चीज देखना कि हमने एक चीज यहां पर यह देखी कि जो भी हम लोग खाते हैं प्रकृति में जो नेचुरल मीठा है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब सारे लोग यहां पर, एक बात मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं तो आप लोग यहां पर एक चीज ध्यान देना, जो हम खाली पेट होते हैं, जब उपवास में होते हैं, तब हमारा फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल, हमारी जो चर्बी है वो बर्न होती है और हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है। अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि ऊर्जा वाले जो पार्ट है हमारे, तीन चीजें हैं सर, हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है,
हमें वसा से भी ऊर्जा मिलती है, और अगर आप लोग देखोगे हमें प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। इन तीनों से हमें ऊर्जा मिलती है। अब इन तीनों से हमें ऊर्जा मिलती है तो आप लोग देखो कि कितनी कितनी मिलती है, ये आप यहां पर देखना। अगर मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं ना, तो आप लोग सारे के सारे यहां पर देखना। सबसे पहले नंबर पर मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लिखा क्या, कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने 1 ग्राम क्या खाया, 1 ग्राम फैट खाया। हिंदी में हम लोग कहेंगे किसी व्यक्ति ने 1 ग्राम वसा अगर खाया, और अगर किसी व्यक्ति ने 1 ग्राम वसा खाया ना, तो इसका मतलब है उसको 9.2 किलो कैलोरी क्या मिली, ऊर्जा मिली। याद रखना ये किलो कैलोरी है, कैलोरी नहीं, यहां पर क्या है, किलो कैलोरी। कई बार हम कैलोरी लिख देते हैं, 9.2 किलो कैलोरी। अगर आप लोग यहां पर देखोगे किसी व्यक्ति ने 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट अगर खाया, हिंदी में भी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपने खाया तो आप लोग देखोगे 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी आप लोग देखोगे ऊर्जा मिलेगी। वहीं आप एक और चीज ध्यान देना, अगर आपने 1 ग्राम, अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन खाया तो फिर आपको ऊर्जा कितनी मिलेगी, ये भी आप लोग देख लीजिए कि भाई आपने 1 ग्राम अगर प्रोटीन खाया तो ऊर्जा कितनी मिलेगी, आंसर होगा 4 किलो कैलोरी। तो आप यहां पर एक बात समझे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप लोग सारे के सारे यहां पर याद रखना। हाँ हाँ, व्रत, हाँ ठीक है, व्रत ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो इस तरीके से लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली। देखो वो मैंने इसी तरीके से मात्रा लगाई थी, तो आप यहां पर याद रखना, ये जो है सर, ये हमने यहां पर इस तरीके से लिख दिया कि सर व्रत के समय हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है भाई। अब आप लोग यहां पर एक बात समझे, मतलब सबसे ज्यादा जो एनर्जी हमें मिलती है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, वसा से। 1 ग्राम वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, ये कब मिलती है, जिस समय अगर आप लोग देखोगे, जिस समय हम लोग जो हैं फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं, जब, वरना नॉर्मली हमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, क्योंकि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, वसा ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि वो हमारे लिए खराब हो सकता है। अगर जरूरत से ज्यादा अगर हम वसा खाते हैं, मैंने आपको कहा है, एक दिन में, जरा मुझे बताओ, एक दिन में मैक्सिमम कितना वसा खाना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सारे के सारे कमेंट में बताना, एक दिन में कितना आपको जो है फैट खाना चाहिए। अगर आप यहां पर बोलोगे एक दिन में जो शुद्ध घी होता है ना, शुद्ध घी एक दिन में आप 40 ग्राम तक आप खा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। जैसे आप हरियाणा वालों को देखोगे तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग होता है तो वो ज्यादा भी घी खा लेते हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बात भी आप लोग सारे के सारे ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहां से अगले इसके फंक्शन पर आते हैं कि भाई इसका अगला जो फंक्शन है वो क्या होगा। तो अगला इसका फंक्शन आप लोग देखो, ये जो है सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में भी मदद करता है। तो दूसरा इसका अगर मैं आपको काम बताऊं, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में हम लोग कहेंगे कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, निर्माण करना। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि भाई कोशिका झिल्ली क्या होगा। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने कहा 80 ग्राम, 80 ग्राम जो है, आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया कि सर 80 ग्राम एक दिन में हमें क्या खाना चाहिए, एक दिन में हमें वसा खाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा लेंगे तो फिर वो हमारे लिए बेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आगे बताऊंगा मैं कि अच्छी वसा कौन सी है, खराब वसा कौन सी है, शुद्ध की कितना खाना है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया, पूजा, आकाश, सचिन, उर्मिला, जसवीर, सतीश, मनोज, आप सभी लोगों ने 80 ग्राम जो है करेक्ट आंसर दिया है। अब यहां पर एक चीज देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। अगर कोशिका की बात करें तो आप लोग देखोगे कि ये जो कोशिका है, ये कोशिका है सर, मान लो, तो कोशिका की कवरिंग होगी चारों तरफ से, फिर इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, डीएनए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये जो कवरिंग है ना, इस कवरिंग को हम बोलते हैं कि जो पूरा की पूरा घेरा है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी होती है, तो आप यहां पर एक बात याद रखना, सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है ना, ये किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन, या हिंदी में से हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली जो है,
कोशिका झिल्ली जो है ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन में आप लोग देखो कि सर लिपो का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। लिपो का मतलब होता है लिपिड, प्लस आप लोग देखो यहां पर क्या हो गया, प्रोटीन। यहां पर हो गया प्रोटीन। लिपिड को हम लोग जो है वसा भी बोल देते हैं, इसको फैट भी बोलते हैं। तो फैट प्लस आप लोग यहां पर देखोगे प्रोटीन। तो फैट प्लस प्रोटीन मतलब आप लोग देखो वसा और प्रोटीन से मिलकर जो है वो किसका निर्माण होता है, तो वसा और प्रोटीन से मिलकर जो बनती है वो बनती है सेल मेम्ब्रेन। मतलब प्रोटीन भी बनाने में मदद करता है और ये भी बनाने में मदद करता है, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने यहां पर जो है करेक्ट आंसर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग यहां पर एक बात बताओ, यहां पर मैं अगला इसका कार्य लिख रहा हूं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम लोगों से मैं एक बात पूछता हूं, कमेंट में बताना आप लोग सारे के सारे। जो मोटे लोग होते हैं, जो मोटे होते हैं, उनको ठंड कम लगती है या ज्यादा लगती है, बताओ आप लोग सारे के सारे। फिर मैं इसका पीछे लॉजिक बताऊंगा आपको। सारे के सारे मुझे एक बात बताना कि भाई ये जो मोटे लोग होते हैं, इनको ठंड कम लगती है या ज्यादा लगती है, ये आपको बताना है। बताओ भाई सारे के सारे, जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंड कम लगती है या ज्यादा लगती है। विनीत ने कहा कि सर ज्यादा लगती है। हाँ, अब आपके आंसर आने लगे। बहुत सारे लोग जो हैं दोनों आंसर दे रहे हैं, आप मिक्स आंसर दे रहे हैं सारे लोग। कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा, कुछ लोग कह रहे हैं कम। तो मैं आपसे कहूंगा जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंड कम लगती। कारण क्या है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें फैट ज्यादा होता है, उनमें वसा ज्यादा होती है। तो आप यहाँ पर एक बात याद रखना, जितने लोगों ने कम आंसर दिया है ना वो सारे सही हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मोटे लोग जो होते हैं उनमें फैट जो है ना वो ज्यादा होती है, वसा। और जो वसा होती है वो कहां पर होती है, हमारी स्किन के नीचे। हमारी जो त्वचा है ना, इस त्वचा के जस्ट नीचे एक टिश्यू होता है, एक ऊतक होता है, जिसको हम बोलते हैं, आप लोग देखोगे भाई जो है एडिपोस टिश्यू। और इसके अंदर सारी की सारी हमारी वसा इकट्ठी होती है। और जब वसा इकट्ठी होती है ना, तो फिर जो मोटे लोग होते हैं उन्हें ठंड जो है वो कम लगती है। दूसरी चीज, ये जो वसा है ना, ये जो फैट है, इसकी लेयर जो है हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो यहां पर आप लोग याद रखना कम लगती है, क्योंकि जो फैट होता है उनमें ज्यादा होता है। और वो फैट की लेयर होने के कारण बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर को वो ब्रेक करता है, जिसके कारण आप लोग देखो उन्हें ठंड क्या होती है, कम लगती है। एज कंपेयर टू जो है कि भैया कोई दुबला पतला व्यक्ति है, जो आप लोग देखो उसकी तुलना में उनको जो है वो कम लगती है, और दुबले पतले व्यक्ति को ज्यादा लगेगी। कारण ये है कि उसके अंदर आप लोग देखोगे कि भाई फैट नहीं है, वसा नहीं है। चलो भाई, तो बहुत सारे लोगों ने यहां पर जो है वो करेक्ट आंसर भी दिया था। अब तीसरा काम इसका देखो, ये जो है ना शरीर के नर्म अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। शरीर के शरीर के नर्म अंग को शरीर के नर्म अंग को सुरक्षा प्रदान करना। शरीर के नर्म अंग को सुरक्षा प्रदान करना, ये भी अगर आप लोग देखोगे तो ये किसका काम है, आंसर होगा वसा का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, प्रोटेक्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। मतलब आप लोग देखोगे कि भाई शरीर के जो सॉफ्ट ऑर्गन है उनको आप लोग देखोगे क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। हाँ, चलिए। अब यहां पर आप लोग देखोगे अगला, अगर मैं आपको बताऊं तो अगला इसका काम देखो, हमने पढ़ा था वसा घुलनशील विटामिन। जरा मुझे बताओ वसा घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जल घुलनशील तो मैंने आप लोगों को बताया है कि बी और सी जो होते हैं वो जल घुलनशील होते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि फैट सॉल्युबल विटामिन, मैंने आपको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी कि वैसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो बताओ भाई फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, क्योंकि फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो घुलेंगे किस में, वसा में घुलेंगे। तो जितने भी वसा घुलनशील विटामिन होते हैं, वो वसा घुलनशील विटामिन को घुलाने के लिए भी आप लोग देखो कि वसा जो होता है हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आपको यहां पर एक बार बताना है कि वसा घुलनशील विटामिन जो है वो कौन से होंगे, बताओ भाई सारे के सारे। बहुत बढ़िया।
तो ये आप लोगों ने यहाँ पर कहा कि सर यहाँ पर जो है कीड़ा जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विनीत और मोहित, अदनान, आप सभी लोगों ने यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर दिया है कि सर कीड़ा जो है, हम लोग इसको याद रखें, कीड़ा। और कीड़ा मतलब आप लोग देखोगे विटामिन के, ई, डी, ए, ये चार ऐसे विटामिन है जो वसा घुलनशील विटामिन होते हैं। और हमने पढ़ा था कि बी और सी जो है वो जल घुलनशील। तो वसा का काम है जो वसा घुलनशील विटामिन है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनको घुलाने में भी क्या करना, मदद करना। तो ये भी मैंने आप लोगों को इसका एक काम बता दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट काम था जो आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ से। अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखो वसा जो है वो संचित कहाँ पर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वसा जो है वो स्टोर कहाँ पर होती है, संचित कहाँ पर होती है, तो आप सारे लोग यहाँ पर ध्यान देना। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो फैट है वो स्टोर कहाँ पर होती है, संचित कहाँ पर होती है, अब सारे लोग इस बात को ध्यान देना। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे एक बार बताओ, हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब हम लोग बोल सकते हैं शुगर, या उसको हम लोग शर्करा बोलते हैं। एक दिन में मुझे बताओ कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए। आप सारे लोग मुझे बताना एक दिन में हमें कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। बताओ भाई सारे के सारे। लिपिड का मतलब वसा ही होता है। विष्णु लिपिड जो है ना, लिपिड जो है इसका मतलब क्या होता है, वसा। वसा का दूसरा नाम जो है वो क्या है, लिपिड है। एक दिन में हमें कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप आपके आंसर आना शुरू हो चुके हैं कि सर एक दिन में हमें जो कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए ना, वो हमें खाना चाहिए 300 से 400 ग्राम। 300 से कितना भाई, 300 से 400 ग्राम। तो आप सभी लोगों ने कहा कि भाई एक दिन में हमें जो कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए वो 300 से 400 ग्राम खाना चाहिए। अब आप लोग यहां पर एक बात समझना, लेकिन मान लो कि भाई तुम कहीं भंडारे में गए हो, तुम आप लोग देखो कहीं पर जो है कि भाई तुम कहीं भंडारे में हो, या फिर आप लोग देखो कि कहीं आपके घर में अच्छा व्यंजन बना है, दाल बाटी या वगैरह कुछ ऐसी चीजें बनी है। तो आप यहां पर एक चीज देखोगे, उस समय आपका जो खाने की क्वांटिटी है वो खाने की क्वांटिटी कम रहेगी या ज्यादा रहेगी। तो आप बोलोगे कि सर अब हम जमील सर की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे कि भाई 300 से 400 ग्राम खाने का उन्होंने कहा था, लेकिन हमारे घर तो अच्छा पकवान बना है, हम तो भंडारे में हैं, हम तो ज्यादा खाएंगे। अब ज्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होगा वो जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। तो कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर होती है, एक्स्ट्रा शुगर जो होती है, वैसे आपको एक दिन में शुगर जो लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए 300 से कितने ग्राम, 300 से भाई 400 ग्राम। लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि भाई अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक्स्ट्रा शुगर जो है ये पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है फैट में, हिंदी में हम लोग कहेंगे वसा में। वसा में कन्वर्ट होती है। और वसा में जो आप लोग देखोगे कन्वर्ट हो जाती है, जब भी जो एक्स्ट्रा शुगर आपकी बॉडी में जाती है ना, जितनी भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर जाएगी, अतिरिक्त शर्करा जाएगी, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होती है, वो सारी की सारी वसा में कन्वर्ट होती है। और वसा में कन्वर्ट करता कौन है, तो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये कहां से निकलता है, तो इंसुलिन निकलता है पेन क्रिया से। पेन क्रिया मतलब आप लोग देखोगे अग्नाशय से, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। और ये जो है ना, ये सारी की सारी जो एक्स्ट्रा शर्करा है उसको फैट में कन्वर्ट करता है। अब ये फैट संचय होने के लिए जाए कहां, कहां पर जाकर ये स्टोर हो, तो फैट कहां पर संचय हो, ये आप लोग मुझे बताओ। हाँ, तो अगर आप लोग यहां पर देखो कहां पर जाकर ये संचय हो, तो ये जो संचय होता है ना फैट हमारा, क्योंकि शुगर ही किसमें कन्वर्ट हो रही है, फैट में, ये संचय होता है हमारी जो स्किन है इसके जस्ट नीचे। स्किन के जस्ट नीचे एक टिश्यू होता है, उस ऊतक को हम लोग बोलते हैं क्या, आंसर होगा एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू, हिंदी में हम लोग बोलते हैं एडिपोस ऊतक। एडिपोस ऊतक, तो इसे हम लोग एडिपोस ऊतक के नाम से जानते हैं, इसको हम एडिपोस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि जो एडिपोस टिश्यू है वहां पर जाकर स्टोर होते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए वसा की, सबसे छोटी इकाई, भाई वसा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। जैसे हमने पढ़ा था भाई कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोस। वैसे ही आप लोग देखो वसा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। अब मैं आपसे एक प्रश्न यहां पर हाथ के हाथ पूछ लेता हूं कि आप लोग मुझे एक बात बताओ, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इसका तो मैंने बता दिया आपको कि इसको हम लोग कहेंगे वसीय अम्ल।
तो इसको मैंने नाम दे दिया वसी अम्ल फैटी एसिड। अगर आपसे पूछा जाए वसा की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड है, फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे CH2COOH। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न ये पूछा है कि आपको कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज, वसा की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड, तो बताओ प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे, ये आप बताने का प्रयास करो। जब तक मैं आपको बताता हूं कि भाई इसमें जो फैटी एसिड है ना, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो फैटी एसिड में आप लोग देखो कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा और इसमें ऑक्सीजन होगा। मतलब इसमें कितने एलिमेंट आपको मिलेंगे? तीन इसमें आपको फैट में एलिमेंट मिलेंगे, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। विनीत, रजनीश, अदिति, अश्विन, राहुल, बहुत शानदार, आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है कि सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमीनो एसिड। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड। और आप ये भी बता सकते हैं कि टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 होते हैं, जिनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, 9 इसेंशियल और 11 जो है वो नॉन इसेंशियल। आवश्यक जो है शरीर में खुद बनते हैं, शरीर में जो है कि भोजन के द्वारा बनते हैं, और 11 जो होते हैं वो शरीर में खुद बनते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप लोग आंसर करते हैं। तो ये जो है एक आप लोग देखो बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर किया। अब हम लोग आते हैं वसा के प्रकार पर, कि जो फैट है सर वो कितने प्रकार की होती है, वसा जो है वो कितने प्रकार की होती है, हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल, आप सभी ने, कुछ लोगों ने फॉर्मूला भी लिखा है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग सारे के सारे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पर एक चीज देखना, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। जो वसा है ना, इसको हम दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। जो फैट है इसको हम दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो पहली कैटेगरी है सैचुरेटेड फैट, हिंदी में हम लोग कहेंगे संतृप्त वसा। और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट, और इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे असंतृप्त वसा। दोनों के बारे में अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि भाई संतृप्त वसा क्या होता है और असंतृप्त वसा क्या होता है। देखो, अगर यहां पर बात करें, सबसे पहले इस कंडीशन को समझिए कि संतृप्त मतलब क्या होता है। हमने बचपन में कई बार पढ़ा है, जब हम 8वीं 9वीं 10वीं में होते हैं, तो वहां पर हमारे पास जो जो आप लोग देखोगे विज्ञान की जो पुस्तक होती है उसमें संतृप्त वसा जो है, संतृप्त कंडीशन कई बार पूछी जाती है कि भाई सैचुरेटेड कंडीशन है। अगर मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं ना, तो संतृप्त कंडीशन क्या है? जैसे मान लो आपने एक गिलास लिया, मैंने आपको थोड़ी सी शक्कर दी और मैंने बोला कि और पानी भी दिया, और मैंने बोला इसके अंदर घोलना शुरू करो। आपने पानी में गिलास लिया, आधा गिलास आपने पानी से भरा, उसमें शक्कर डाली, घोलना शुरू किया, शक्कर घुल गई। फिर आपने और डाली, फिर आप घोलना शुरू किए, शक्कर घुल गई। फिर आपने और शक्कर डाली, घोलना शुरू किया और घुल गई। ऐसे एक समय आएगा जब इस पानी में शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, और जब शक्कर घुलना बंद हो जाए उसी कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड, उसको बोलते हैं संतृप्त। कि अब तो घुलना बंद हो चुकी है, अब भाई इसके बाद नहीं घुलेगी, बिल्कुल भी नहीं घुलेगी, इसके बाद आगे कुछ होगा ही नहीं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त। अब ठीक विपरीत इसके एक और है असंतृप्त। अब प्रश्न ये आता है कि सर असंतृप्त किसे बोलते हैं? तो असंतृप्त की अगर हम लोग बात करें, अनसैचुरेटेड की अगर हम लोग बात करें, तो आप यहां पर ध्यान देना, आप लोग सारे के सारे यहां पर ध्यान देना। देखो, आदर्श हेयर फॉल को मैं भी आपका कमेंट ले लूंगा, आप इधर सारे के सारे ध्यान दो। असंतृप्त की अगर हम बात करें, तो भाई आपने जो है कि एक बड़ा सा बकेट इस बार मैंने आपको दिया, और एक साइड बहुत सारा पानी, एक पूरा टैंकर ही पानी का दे दिया, और इधर आपको चीनी बहुत सारी दे दी। अब आपको बोला टैंकर से थोड़ा सा पानी लो, इसमें डालो, बड़ा जो बकेट दिया इसमें डालो, इधर से थोड़ी सी चीनी डालो, घोलो। आप बोले ठीक है सर, घोलते चले गए, घोलते चले गए। अब बोले सर टब भरा गया, तो मैं बोला इसको फेंक दो, फिर पानी भरो, फिर चीनी डालो, फिर घोलो। तो बोले सर ये तो हम हमेशा घोलते रह जाएंगे, कंटिन्यूअसली घोलते रह जाएंगे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या सर? असंतृप्त। मतलब इसमें घुलते जाएगा, आप डालते जाओ वो चीजें घुलती जाएगी, फिर आपने डाला, फिर घुलते चला गया, चीनी डाली पानी में, घोलते चले जाओ, घोलते चले जाओगे, पानी कम हो गया तो पानी डाल दिया, चीनी कम हो गई, चीनी डाल दिया, डालते चले गए, जब टब फुल हो गया तो उसको फेंक दिया। तो आप लोगों ने यहां पर देखा कि भाई हमने यहां पर एक चीज देखी कि इन दोनों में से, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि यहां पर चीजें घुलना बंद हो जाती है और यहां पर चीजें आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। तो मुझे बताओ कौन सा इसमें से बेड होगा, खराब कौन सा होगा? खराब कौन सा होगा? संतृप्त सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड फैट जो है वो खराब होगा? आपको सिर्फ ये बताना बेड कौन सा होगा, खराब कौन सा होगा। बताओ भाई सारे के सारे। प्रकाश चौहान जी, मेरा नाम भाई जमील है। पुष्पेंद्र जी, जब अपन ग्रंथि में आएंगे ना, तब अपन देखेंगे स्किन ऑयली क्यों होती है। हमारी एक ग्रंथि होती है सेबियस, जो तेलीय ग्रंथि होती है, ये जो है अपनी बॉडी में बाहर क्या निकालती है? ऑयल को बाहर निकालती है। ठीक है,
चलो भाई, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई बेड कौन सा है, खराब कौन सा है। बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया विनीत सबसे पहले कि सर सैचुरेटेड जो है ना वो बेड होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो ये जो है एक समय के बाद घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब घुलना बंद हो जाएगा तो ये आसानी से नहीं पचेगा, आसानी से नहीं पचता है, आसानी से नहीं पचता है। और अगर बात करोगे अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड आप लोग यहां पर देखना ये आसानी से पच जाएगा क्योंकि ये घुल जाता है। आसानी से आप लोग देखोगे क्या करता है, पचता है, ये आसानी से पचता है। ये आसानी से नहीं पचता है क्योंकि एक समय के बाद में हमने देखा घुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, कहता है कि अब नहीं घुल पाऊंगा। और ये हमेशा घुलते रहता है। तो आप लोग देखोगे ये जो है ये गुड है, और ये जो है ये क्या है, बैड है। तो आप लोग देखो सैचुरेटेड जो है वो होता है सर बैड फैट, और वहीं पर अगर आप लोग देखोगे अनसैचुरेटेड जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है गुड फैट। तो अनसैचुरेटेड गुड है, और आप लोग देखोगे सैचुरेटेड बैड है, ये आसानी से नहीं पचता। दूसरी चीज आप लोग यहां पर देखो, हम कैसे पहचाने, क्या ऐसा एग्जाम्पल देखे कि जिससे हम पहचाने कि भाई ये सैचुरेटेड फैट होगा, ये संतृप्त वसा होगा, कैसे हम लोग पहचाने। तो आप लोग यहां पर एक चीज देखना कि सर कैसे हम पहचाने कि ये, तो आप सभी लोगों को रूम टेम्परेचर पता होगा कि भाई रूम टेम्परेचर कितना होता है। तो रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है लगभग हम कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 या 24 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा क्या होता है, रूम का टेम्परेचर। अब इस रूम का टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप यहां पर देखोगे रूम टेम्परेचर पर जो भी चीज जो है ना वो जम जाए और वो हो जाए सॉलिड, वो हो जाए सॉलिड, वो हो जाए ठोस। तो जो भी रूम टेम्परेचर पर आपको जमा हुआ दिखाई दे फैट, वो समझ जाना कि वो कैसा फैट है, सैचुरेटेड है। वो आप लोग देखो हमारे हेल्थ के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। वहीं पर आप लोग देखो कि ऐसा फैट जो रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर आप लोग यहां पर देखोगे कि वो क्या हो, वो लिक्विड हो, तरल हो, लिक्विड हो, तरल हो, वो हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। सर उदाहरण के तौर पर क्या हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो फैट होगा वो सैचुरेटेड होगा और ये जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। तो उदाहरण के लिए मैं आप लोगों से यहां पर कहूंगा कि भाई जितना भी आप लोग देखोगे प्लांट फैट होगा, जितना भी आप लोग देखोगे प्लांट फैट, पौधों से मिलने वाली जो वसा होगी, पौधों से जो मिलने वाली वसा होगी वो हमारे लिए अच्छी होगी। वहीं पर आप लोग देखो कि जितनी भी आप लोग देखोगे ये बेड होगी, पौधों से मिलने वाली तो हमारे लिए क्या होगी, अच्छी होगी। तो अच्छी को मतलब इधर लिखूंगा मैं, क्योंकि सर गुड तो यही है। तो प्लांट से मिलने वाली जितनी भी वसा होगी ना उसको मैं गुड में लिखूंगा, क्योंकि पौधों से जितनी भी हमें वसा मिलेगी वो सारी की सारी क्या होगी, गुड होगी। तो प्लांट फैट आप लोग याद रखना गुड होगी, पौधों से जो हमें वसा मिलेगी वो हमारे लिए गुड होगी। लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखोगे जो एनिमल से हमें फैट मिलेगा, कुछ लोग जो है मांसाहारी होते हैं तो वो लोग एनिमल फैट का यूज करते हैं। तो जो एनिमल फैट होगी वो एनिमल फैट आप लोग यहां पर देखोगे वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगी, खराब होगी। तो एनिमल फैट याद रखना हमारी बॉडी के लिए खराब होगी, जंतु से मिलने वाली जो वसा होगी वो हमारे लिए खराब होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से यहां पर एग्जाम्पल होंगे। आप सारे लोग यहां पर देखना, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं कि आप लोग सारे के सारे यहां पर ध्यान देना कि भाई यहां पर मैं एक अपवाद लिख रहा हूं। अपवाद क्या लिख रहा हूं, तो आप लोग यहां पर देखो, आप एक बात तो समझ गए सारे के सारे कि जितना भी हमें प्लांट से, आप लोग देखोगे कि जितना भी हमें प्लांट से जो मिलेगा, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर आपके सामने क्या लिख सकता हूं कि प्लांट फैट का उदाहरण हो गया सरसों, सरसों, सरसों मस्टर्ड ऑयल हो गया सर। और मस्टर्ड ऑयल अगर आप लोग देखोगे तो मस्टर्ड ऑयल हमारे लिए क्या है, बढ़िया है। और मस्टर्ड ऑयल आप सभी लोग जानते हैं रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो मस्टर्ड ऑयल हमारे लिए क्या है सर, अच्छा है। अगर मैं आपको यहां पर कहूं ना, तो आप यहां पर एक चीज देखो कि सर यहां पर अपवाद में लिख रहा हूं एक घी जिसका नाम है वनस्पति घी। आप सभी लोगों ने उसका नाम सुना होगा, डालडा। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, और वो है सर वनस्पति घी। वनस्पति, वनस्पति घी जिसे हम लोग डालडा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो डालडा है सर ये रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, जम जाता है, ठोस हो जाता है, और हमारे लिए खराब है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, आप बोलोगे कि सर वनस्पति घी मतलब ये तो प्लांट से बना होना चाहिए।
तो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल प्लांट से बना होता है। तो फिर यहाँ पर सर इसको तो इधर लिखना चाहिए। तो मेरी बात सुनो, ये प्लांट से पहले इसका ये कैसे बनता है ये समझो। प्लांट से निकाला जाता है ऑयल, और जब प्लांट से निकाला जाता है ऑयल, फिर इसके अंदर केमिकल मिलाते हैं, और जब केमिकल मिलाते हैं तब ये बनकर तैयार होता है वनस्पति घी में। तो पहले तो हमने प्लांट से निकाला ऑयल, उस ऑयल पर हम एक प्रोसेस कराते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण हम लोग कराते हैं, और हाइड्रोजनीकरण के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को अंदर पहुंचाते हैं, साथ में जिंक निकिल की उपस्थिति में हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। तो इसके अंदर हम केमिकली जो है वो आप लोग देखो कि अलग से चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण ये जो प्लांट ऑयल था, जो गुड फैट था, जो अच्छा फैट था, वो खराब हो जाता है। और डालडा को आप लोग देखना रूम टेम्परेचर पर जमा होता है, सॉलिड होता है। अब ये डालडा आप लोग सारे लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कारण यह है कि हमारे शरीर के लिए अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग देखो जब ये प्लेट में चिपक जाता है तो आसानी से साफ नहीं होता। तो ये हमारे जो है माउथ में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, पेट में जाएगा, जो है आंतों में जाएगा। चलो यहां से तो किसी तरीके से साफ हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखो अगर ये शिरा और धमनी के अंदर चला गया तो साफ नहीं होगा, और ये वहां पर अटक कर आप लोग देखो कि हमें क्या कॉज कर सकता है, हमें हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। तो आप लोग यहां पर एक चीज देखो कि सर जो रिफाइन जो होते हैं ना वो हमारे लिए अच्छा होता है। रिफाइन अगर आप लोग देखोगे वो बढ़िया होता है, लेकिन अगर आप रिफाइन नहीं देखते हो, वनस्पति घी देखते हो, तो ये जो डालडा घी ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ये जो आप लोग देखोगे गड़बड़ है। यहां पर एक अपवाद क्या होगा कि भाई यहाँ सारा की सारा जो प्लांट है उससे मिलने वाला हमारे लिए गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां पर मैं एक्सेप्शन लिखूंगा फिश, कि जो फिश है ना, जो मछली है, वो गुड फैट में आती है। मछली अगर आप लोग देखोगे तो वो किस में आती है, गुड फैट में। आपने यहां पर देखा कि सर वनस्पति घी ये प्लांट में आना चाहिए, लेकिन अपवाद है, ये जो है बेड में आता है। और फिश जो है सर ये एनिमल फैट में इधर आना चाहिए, लेकिन सर इसको हमने प्लांट फैट में लिखा क्योंकि ये अपवाद है और ये गुड फैट में आता है। तो फिश आप लोग याद रखना गुड फैट में आता है। बिल्कुल। दूध अगर आप लोग देखोगे कि दूध जो है वो अच्छा है, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको बोलूं जो भी चीज आपको 25 डिग्री पर लिक्विड मिलती है वो हमारे लिए अच्छा फैट है, लेकिन एक कम अमाउंट में, क्योंकि हमने बायो में एक चीज देखी है, अगर ज्यादा लेंगे तो वो भी बेड हो जाएगा हमारे लिए, कम लेंगे तो वो भी नुकसान दे देगा। अगर एक बात आप यहां पर समझोगे कि सर शुद्ध घी को कहां रखोगे, तो शुद्ध घी को आप कभी देखना वो रूम टेम्परेचर पर सेमी सॉलिड होता है, मतलब लिक्विड भी होता है, ठोस भी होता है, दोनों होता है। एक दिन में आप 30 से 40 ग्राम तक आप अगर जो है भाई शुद्ध घी खाते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए गुड है, बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन आप बोले नहीं हम तो 100 ग्राम 150 ग्राम खाएंगे, तो आप लोग देखोगे कि वो फिर हमारे लिए हार्मफुल है। 30 ग्राम तक अगर आप खाते हो, 40 ग्राम तक भी आप खा लो कि भाई आप डाइजेस्ट कर जाओगे, आप हरियाणा कल्चर से हो कि हरियाणा के लोग जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो 40 ग्राम तक भी आपने खा लिया तो भी आप लोग देखोगे उसको जो है आप डाइजेस्ट कर जाओगे। लेकिन अगर आप ज्यादा खाओगे तो वो गुड बैड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप सभी लोग यहां पर जानते हो, अगर आप लोग सारे लोग यहां पर जानते हो कि भाई जो वो हमारे लिए नुकसान। अब मैंने आपको बोला था कि कैसे जो है शिरा के अंदर ये क्या कर जाता है, जम जाता है। देखो भाई, हाँ रिफाइन अच्छा होता है, रिफाइन जो है ना वो अच्छा होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देसी घी जो है वो हमको एक लिमिटेड अमाउंट में खाना है, बहुत ज्यादा खाओगे तो वो भी बैड फैट बन जाएगा। कैसे जमता है आर्टरी में, देखो अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं तो देखो भाई सारे के सारे कैसे जमता है आर्टरी में, तो मैंने आपको बताया भी है कि ये जो है इस तरीके से हमारी आर्टरी के अंदर क्या कर जाता है, जम जाता है। जो हमारी कोरोनरी धमनी है उसके अंदर क्या कर जाता है, जम जाता है, ये देखो। और फिर जो है हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाता आगे। तो मैंने आपको बताया था ये कि भाई कैसे जो है कि ये देखो ये जो आया येलो कलर का, ये मान लो डालडा घी ही है। अब ये धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल है ना ये आपकी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। तो ये इस तरीके से पूरा की पूरा जमा होने लगता है। और ये देखो इसने रास्ता हमारा क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इसने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो इस तरीके से सर ये फिर पेन होने लगता है हार्ट में कहीं पर भी। और मैंने आपको कहा था बाईपास सर्जरी जो है हमें कराना पड़ती है, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, कोकोनट ऑयल जो है वो भी सेमी सोलिड होता है, 25 डिग्री पर सेमी सोलिड होता है। लेकिन कोकोनट ऑयल को हम खाते तो है नहीं, तो अगर हम खाते नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो भाई उसको हम खाते नहीं है कोकोनट ऑयल को, तो वो भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। लेकिन कोई भी चीज लिमिटेड आप लोगे ना, लिमिटेड आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ज्यादा लोगे तो नुकसान। लेकिन डालडा तो नुकसान पहुंचाएगी पहुंचाएगा, अगर आप वनस्पति घी खाते हैं वो तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। मिल्क जो है वो कभी भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मॉर्निंग में भी पी सकते हैं, इवनिंग में भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मिल्क जो है आपकी बॉडी के वेट के अनुसार आपको पीना चाहिए, कि आपका वेट अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा ले सकते हैं, वरना आप जो है कि भैया जो मैंने आपको बोला ही है कि आप एक गिलास से थोड़ा सा कम जो है इतना तो आप ले सकते हैं, कि भाई एक गिलास के आसपास तो पी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है।
हाँ आकाश, पूछ लीजिए आकाश, आपका क्या डाउट है भाई? कुछ लोगों का पेट निकलने लगता है किस वजह से? देखो, पेट निकलने का जो कारण है ना, पेट निकलने का कारण अगर आप लोग यहां पर देखोगे, डालडा का यूज नहीं करना, डालडा का यूज बिल्कुल नहीं करना, इसको बंद कर दो क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह है। हाँ, मच इसीलिए तो मैंने बोला वो एक्सेप्शन है, अपवाद है कि भाई एनिमल जो है वो फैट जो है, फिश है, वो गुड फैट में आपको देखने को मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो टमी निकल आता है क्यों निकल आता है? टमी निकलने का जो कारण है, लॉजिकली अगर मैं आपको कारण बताऊं, तो टमी निकलने का लॉजिकली जो कारण है वो हमारे पास ये है कि जब आप लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो फैट में बदलता है, कोलेस्ट्रॉल में बदलता है, चर्बी में बदलता है। और धीरे धीरे ये जो आपकी आंतें हैं, यहाँ पर जो है ना आपकी आंतें होती है, इन आंतों के बाहर फैट जमा होने लगता है। और जब फैट जमा होने लगता है तो बहुत सारी जब चर्बी, जब कोलेस्ट्रॉल जम जाती है, तो उसी से ये जो तोन है, ये टमी जो है वो निकल आती है। तो टमी निकलने का कारण यही है कि भैया आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, शुगर वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, खाना डेली ज़्यादा खाते हैं, तो फिर आप लोग देखो कि फैट जमा होने लगता है आंतों के बाहर, और आंतों के बाहर जब फैट जमा होता है तो उससे आप लोग देखो आपकी क्या निकल आती है? टमी निकल आती है। हाँ, रिफाइन अच्छा है, रिफाइन आप ले सकते हो, तो वो रिफाइन इसीलिए बोलते हैं कि उसको हम लोग रिफाइन इसीलिए करते हैं कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। चलो भाई, तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम पूरा भाई जमील शेख है, जमील शेख मेरा नाम है, ठीक है। थैंक यू श्वेता जी। तो आज अपना सेशन यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आप लोग जो है नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ये चार्ट आप लोग देख लो कि विटामिन ए की खोज किसने की है, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी। विटामिन ए की खोज मैकुलान ने की है, विटामिन बी की खोज भी मैकुलान ने की है, विटामिन सी की अल्बर्ट सार्जेंट ने की है, और विटामिन डी की आप लोग देखोगे एल्मर मैकलम ने की है। चार खोज आप लोग जरूर याद रखना। मैंने आपको कहा था कि विटामिन की खोज का मैं आपको चार्ट बताऊंगा, जिसमें मैंने आपको ये चारों चार्ट बता दिए, और जो मेन सारे के सारे विटामिन के बारे में बताया है वो कश्मीर फंक ने बताया है। तो आज जो हमारा सेशन है ना, इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो यहां से आगे चलेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद।